Respiratory disorders like emphysema, bronchitis, asthma, pneumonia and lung cancer. हम बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं और आज हमारा टॉपिक यही है। तो आइए वक्त जाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देयर आर मेनी डिजीज डिस्टर्ब आवर रेस्पिरेशन, सो वी कॉल देम एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन पाकिस्तान हम कुछ ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। यहाँ पर रेशो कुछ हाई है, उसकी वजह है एयर पोल्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ, देहाती इलाकों की तरफ कुछ थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है, दरख्तों को काटा गया है। तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे रेस्पिरेशन के साथ, फेफड़ों के साथ। आपने देखा होगा बच्चों, बचपन में हमने कभी स्मोक के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से सुनते हैं स्मोग के मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स जब मिलते हैं, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो वो स्मोग एक येलोइश ब्राउनिश कलर का एक धुआं स्मोग लेयर बन जाती है, जिसको स्मोग बोलते हैं। वो हमारी रेस्पिरेशन, सांस की बीमारियों में भी अहम किरदार अदा करती है, आंखों की डिजीज भी फैलाती है, स्किन डिजीजेस भी फैलाती है। तो आइए पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द इंफेक्शन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, यानी कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। अब ये इन्फेक्शन किसी भी सिलसिले में हो सकती है। कोई वायरस अटैक हो सकता है, कोई फंगल अटैक हो सकता है, कोई बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या केमिकल कोई भी इनहेल कर लिया, लाइक इन केस ऑफ स्मोकिंग, तो ये ब्रोंकाइटिस हो जाती है। इसमें इन्फेक्शन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। इन रिजल्ट द एक्सेसिव म्यूकस रिलीज होने लग जाता है, म्यूकस बनता है, और नैरोइंग ऑफ ट्यूब, यानी कि जो ब्रोंक्यूल का जो सुराख है वो नैरो हो जाता है। स्वेलिंग काज हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, और एक्सेसिव म्यूकस भी बनता है, जिससे रास्ता और तंग हो जाता है। तो ये है ब्रोंकाइटिस। बेसिकली टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस को अगर देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मींस थोड़े अरसे के लिए, क्रोनिक मींस लंबे अरसे के लिए और खतरनाक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये प्रलॉन्ग करता है तकरीबन 2 वीक्स पे। 2 हफ्ते बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता लंग्स में, ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता। वो जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुई थी वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो काफी खतरनाक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग करता है और परमानेंट नुकसान पहुंचाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके अंदर क्या होता है, ये लास्ट करता है 3 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिकॉज म्यूकस ज्यादा सेक्रीट हो रहा है और आपकी जो होल था, जो गुजरगाह था, जो रास्ता था, वो शॉर्ट हो गया, नैरो हो गया। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में मुश्किल पेश आना। फीवर है, उसके अलावा आपको सर्दी लग सकती है, सांस में खड़खड़ाहट की आवाज आ सकती है। ब्रोंकाइटिस मोस्टली डायग्नोज होता है 45 से ऊपर ईयर्स के लोग, जो 45 साल से उम्र से बड़े लोग हैं, इम्यूनिटी उनकी लो हो जाती है, उनको ब्रोंकाइटिस के मोस्टली चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डैमेज ऑफ वॉल ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि सैक्स जो है एल्विलाई के, वो लार्जर इन साइज हो जाते हैं बट लेसर इन सरफेस एरिया। आपको पता है एल्विलाई अंगूर के गुच्छों की तरह होती है, उनके अंदर ऐसे फोल्डिंग होती है बहुत ज्यादा। अगर जब इन केस ऑफ एम्फीसीमा वो फोल्डिंग, ऐसी इंफेक्शन होती है कि लंग्स डैमेज होती हैं, लंग्स की वॉल डैमेज होती हैं और एल्विलाई की वो वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे वो जो फोल्डिंग्स थी वो खुल जाती है। अब सैक तो बड़ा हो जाता है, थैली तो बड़ी हो जाती है, बट उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। जब सैक बड़ा हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की एक्सचेंज कम हो जाएगी। जितनी ऑक्सीजन पकड़नी चाहिए बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाएगी। और दूसरा क्या है कि हवा अंदर तो आ जाएगी लेकिन वो ट्रैप हो जाएगी एल्विलाई के अंदर और वो बाहर निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप थोड़ा सा चलेंगे, आपकी जो वो ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल है वो तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस की एक्सचेंज नहीं हो पा रही प्रॉपरली और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है।
एम्फीसीमा का जो प्रोसेस है बेसिकली ये इरिवर्सिबल है। अगर एक दफा आपकी एल्विलाई डैमेज हो जाए तो दोबारा वो रिपेयर नहीं हो सकती, अपनी पहली कंडीशन में नहीं आ सकती। और एम्फीसीमा जब तक मोस्टली डायग्नोज होता है तब तक 50 to 70% योर लंग्स विल बी डैमेज। आपके डैमेज होने के खतरात हैं जब तक आपको पता चलेगा आपको एम्फीसीमा है। अगर इसकी इलामात की बात कर ली जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खरखराहट की आवाज आना, सांस सही से ना ले पाना, बहुत जल्दी जो है वो थकावट का शिकार हो जाना, कोई भी भारी काम आप नहीं कर पाएंगे, हर वक्त फटीग रहेगी, आपको थकावट रहेगी। और वेट लूज, क्योंकि एम्फीसीमा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एयर एक्सचेंज नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन की कमी जो है किसी भी बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है, किसी बड़े मसले का सबब बन सकती है। नेक्स्ट इज नमूनिया। Pneumonia, basically the infection of lungs. If this infection affect or spread in both lungs is called double pneumonia. Main cause of pneumonia is a bacteria, Streptococcus pneumonia. ये बेसिकली सिर्फ ये काज नहीं हो सकता, लेकिन मेन काज ये है, ज्यादातर स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। हाँ, वायरल अटैक भी हो सकता है, फंगल अटैक भी हो सकता है। अब आपको जिस टाइप का नमूनिया है या जो भी पैथोजन आपको नमूनिया फैला रहा है, जब वो आपके फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा और वहां पे रिप्रोड्यूस अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा और डैमेज करना शुरू कर देगा वॉल्स को, वॉल्स ऑफ लंग्स को। वॉल्स ऑफ लंग्स को जब वो डैमेज करेगा तो उस सिलसिले में बहुत ज्यादा पस बनेगी और म्यूकस बनेगा, यानी कि खून, पस और म्यूकस से आपके फेफड़े भरना शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी इलामात की बात की जाए, सिम्टम्स इसके क्या हैं? आपको हाई फीवर होगा, शिवरिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ भी होगी और बलगम बहुत ज्यादा बनेगा और वेट लूज भी हो सकता है, इसमें वेट लूज भी होगा। सांस ठीक से नहीं आएगा क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो पस से और म्यूकस से भरे हुए हैं, बलगम से भरे हुए हैं। आपके फेफड़ों में पानी पड़ जाना भी इसको कहते हैं। फेफड़ों में पानी पड़ जाएगा, जब फेफड़े पहले ही पानी से भर चुके होंगे, गुब्बारे में हवा भर दें तो उसके अंदर और एयर नहीं आ सकती। तो ऐसे ही होता है नमूनिया के अंदर। नमूनिया की वजह से स्किन जो है वो येलोइश या पर्पलिश हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन, फेफड़े पहले ही पानी से भरे हुए, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करे तो ऑक्सीजन की कमी से नील पड़ जाना, नीले हो सकते हैं आपके नाखून और स्किन। नमूनिया का इलाज की अगर बात करें तो इसके लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया की डिजीज से हो रहा है, तो इसको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएं तो आप नमूनिया से बच सकते हैं। लेकिन जो भी वैक्सीन है ना बेटा, वो वायरस के खिलाफ तो बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ इतना अच्छा असर, मतलब ज्यादा लंबे अरसे के लिए वैक्सीन इतना अच्छा असर नहीं करती। अस्थमा, अस्थमा इज द एलर्जिक रिएक्शन इन विच our bronchi and bronchiole become sensitive to specific allergens. The allergens may be dust particle, some perfumes, पोलन ग्रेन्स और सम केमिकल। कुछ भी हो सकते हैं, ये परफ्यूम भी हो सकते हैं, वो एलर्जन जो एलर्जी करते हैं हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, डस्ट पार्टिकल भी हो जाते हैं, पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही वो एलर्जन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये अस्थमा किसी को किसी से भी एलर्जी हो सकती है। अब जैसे ही वो एलर्जन हमारे अंदर जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो एकदम से रिएक्शन दिखाएंगे ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट करेंगे और नैरो हो जाएंगे, रास्ते को तंग कर लेंगे, सुकड़ जाएंगे बेसिकली। तो नैरो होने से जब वो सुकड़ जाएंगे तो एयर का रास्ता, एयर वे कम हो जाएगा, जिससे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में बहुत तंगी होगी, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। और ये कब होता है? ये खास तौर पे जब एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, एक्सरसाइज करते हुए एकदम से ये हो सकता है, आपको फील होगा कि आपको सांस नहीं आ रहा, एकदम से इसका अटैक होता है। अगर हम बात करें इसकी मेडिसिन की, तो मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वेजोडाइलेशन के लिए काम आते हैं, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं रास्ते को। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को अस्थमा होता है, वो एक इनहेलर पंप मुंह में जो है वो स्प्रे करते हैं, तो अस्थमा के लिए ये उसके अंदर वेजोडाइलेटर यानी कि डायलेट करने वाले केमिकल्स होते हैं जिनमें स्पेशल खासियत होती है, बड़ा रिलीफ मिलता है उससे। नेक्स्ट इज लंग्स कैंसर। लंग कैंसर बेसिकली अनस्टॉपेबल डिवीजन ऑफ सेल्स इन द लंग्स। हमने ये पढ़ा था माइटोसिस के अंदर भी कि अगर सेल्स की
बेरोक टोक ग्रोथ शुरू हो जाए, वो डिवाइड पे डिवाइड करते हैं और रुके कभी नहीं, तो हम उसको कैंसर बोलते हैं। और अगर ये लंग्स में हो तो लंग कैंसर बोलते हैं। अब लंग कैंसर में क्या होता है कि लंग्स तो डैमेज होते ही होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बनते रहते हैं, और लंग्स के आसपास के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल हो गया, स्टमक हो गया, जिगर हो गया, यानी कि लिवर, इन सबको वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कैंसर बढ़ता है तो वो इफेक्ट करता है। अगर इसकी कॉजेस की बात कर ली जाए तो कैंसर किसी भी जेनेटिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, कुछ केमिकल इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, वायरल अटैक भी कोई हो सकता है, कोई बीमारी बढ़ जाए वो भी कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर बेटा 50 ऐसे नॉन यानी कि रिकॉग्नाइज्ड कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल जो कि कैंसर कॉज करते हैं इंसान से, जिसको कैंसर हो जाता है। डायरेक्टली 50 केमिकल्स को हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं जो सिगरेट में पाए जाते हैं। तो सिगरेट पीने वालों को ज्यादा कैंसर होता है, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं उनके कैंसर होने के एज कंपेयर टू अदर्स। पैसिव स्मोकर जो है उनको भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। पैसिव स्मोकर वो स्मोकर हैं जो कि इनहेल करते हैं किसी और की स्मोकिंग करते हुए धुएं को। मतलब आपके घर में अगर आपके वालिद साहब या कोई भी सिगरेट पीता है और आप सिगरेट पीते नहीं है लेकिन उसके पास बैठे रहते हैं, तो आपके अंदर भी धुआं जा रहा है उस स्मोकिंग का, और आप कहलाएंगे पैसिव स्मोकर। और पैसिव स्मोकर जो है वो ज्यादा खतरनाक केमिकल्स को अपने अंदर इनहेल करता है, क्योंकि डायरेक्टली सिगरेट के एंड से उसके अंदर धुआं जा रहा है, जबकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके पास एक फिल्टर लगा हुआ है, सिगरेट में फिल्टर होकर धुआं जा रहा है। तो ये था स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, और पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज्यादा है। WHO जो है वो गवर्नमेंट्स को इस बात पे कहती है, फोर्स करती है कि आप स्मोकिंग सिगरेट्स की जो है एडवर्टाइजमेंट टीवी पर उसकी एड्स को रोकें, ताकि नई नस्ल जो है, छोटे बच्चे जो इंस्पायर होकर किसी चीज से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो ना करें। और आपने देखा होगा टीवी पे कोई एड भी नहीं आती, जबकि सिगरेट की अगर आप डब्बी खरीदे तो उस पर मुंह का कैंसर या कोई भी कैंसर की तस्वीर भी बनी होती है, वो इसीलिए है। दुनिया में तकरीबन 1.3 मिलियन लोग हर साल कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, और अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप कम बैक भी कर सकते हैं, आपके कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो केमिकल्स हैं वो आपके जिस्म से रिमूव कर देती है बॉडी। तो आज का लेक्चर था हमारा यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।